अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स के उम्मीदवार मोहतरम जनाब राशिद फराज साहब, सीनियर मजलिसी क़ायद व साबिक़ा रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब जानी मियाँ साहब, अनवर सादात साहब, मरहूम शरीफ साहब के फ़र्ज़ंद और तमाम मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए मजलिस के तमाम क़ायदीन, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन की हक़ राय दही का दिन 30 नवंबर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरुआत में ये फ़ैसला लिया था कि हम शरीफ साहब को यहाँ से असम्बली का इलेक्शन लड़ाएंगे। उनसे बातचीत भी हो गई थी और ये तय हो गया था, मगर अवामी तौर पर इसको अवाम को नहीं बताया गया था। मगर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो हम तमाम को यहाँ से छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चले गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शरीफ साहब मरहूम एक मेहनती, मुखलिस और एक गरीब परवर आदमी था, जिसको गरीबों के तकालीफ़ को, उनके मसाइल को हल करने की बड़ी दिलचस्पी थी और एक बेहतरीन सियासतदान शरीफ साहब थे। मैं क़रीब से उनको देखा था, किस तरीक़े से उन्होंने बल्दिया के इलेक्शन को लड़ा। और मरहूम शरीफ की ख़ासियत ये थी कि ज़्यादा चीख पुकार जज्बाती नहीं थे, खामोशी से हर काम अपना कर लेते थे। आज वो दुनिया में नहीं है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके घर में हमारी भाभी को, उनकी औलाद को अल्लाह सब्र जमील दे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके बेटे को शरीफ साहब की तरह नेक नेमल बदल बनाए। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया कि हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमने फ़ैसला लिया कि राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। राशिद फराज साहब 2 मरतबा के रुकने बल्दिया हैं शेखपेट के, और राशिद फराज बड़ी मेहनत की है। शेखपेट के बल्दी डिवीज़न में बहुत से काम उन्होंने करवाए। करोड़ों रुपये के बल्दिया से काम उन्होंने मंजूर करवाए, स्ट्रीट लाइट के काम करवाए, बस्ती दवाखाने के काम करवाए। और आज आप देखते हैं कि राशिद फराज, मुझे यकीन है कि अगर जुबली हिल्स की आवाम उनको वोट देकर कामयाब करेगी तो जुबली हिल्स के एक बेहतरीन एमएलए साबित होंगे, जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जुबली हिल्स की आवाम की खिदमत करेंगे। और यही मिजाज राशिद फराज का बहैसियत रुकने बल्दिया रहा है, और मुझे यकीन है कि वो इसी मिजाज के साथ, इसी जज्बे के साथ जुबली हिल्स के असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मिसाली हल्का बनाएंगे। मौजूदा एमएलए गोपीनाथ है और कांग्रेस की तरफ से भी एक उम्मीदवार है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात को सुनिए आप। 2009 में जुबली हिल बनी, कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उससे पहले खैरताबाद था। कांग्रेस के उम्मीदवार एमएलए बने, कांग्रेस इक़्तिदार पर थी, चीफ मिनिस्टर उनका था। 5 साल 2009 से 14 तक जुबली हिल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, बावजूद इसके कि एमएलए रूलिंग पार्टी का था। फिर 2014
2018 10 साल हो, 9.5 साल हो गए। गोपीनाथ जी थे, रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। जो डेवलपमेंट करवा सकते थे वो हरगिज़ नहीं करवाए। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि इस बार आप तमाम जुबली हिल्स की अवाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट राशिद फराज को वोट दीजिए। काम कराने का एक तरीक़ा होता है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी के एमएलए को जिताए तो आपका काम होता। आप तो 2-2 बार 3 बार आपने ऐसा फ़ैसला लिया जुबली हिल्स के लिए। मजलिस के जो 7 एमएलए हैं, मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, बल्कि एक ही मिसाल दे के मैं बताऊँगा आपको। कारवान का असम्बली हल्का है, कौसर मोहिउद्दीन एमएलए है, मैं वहाँ का एमपी हूँ। एक कारवान के असम्बली हल्के में मैंने 290 करोड़ की खाली सीवरेज लाइन को मंजूर करवाया। थाली मारने के लिए नहीं, थाली मारने के लिए नहीं, आपको एक सोच दे रहा हूँ। तकरीबन 40% काम वो सीवरेज का मुकम्मल हो चुका है। कोई तकलीफ नहीं है। पूरा आप देखेंगे खिले गोलकुंडा में आप जाएंगे, वार्ड 9 के एरिया में तकरीबन रोड खुदे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है। रूलिंग पार्टी का एमएलए था ना, मोहरियों के काम, कच्ची मोहरी का काम करवा सकते थे, स्कूल की बिल्डिंगें बनवा सकते थे, पानी खराब आ रहा उसको सही कर सकते थे, पानी के प्रेशर को इम्प्रूव कर सकते थे, ट्रांसफार्मर लगा सकते थे, बड़े बड़े सबस्टेशन खोल सकते थे। कुछ नहीं किया उन्होंने। हम रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, मगर काम कराना आना भी, और हम काम की मंजूरी कराए। बल्कि जब वो 290 करोड़ का काम हुआ, उसमें थोड़ा हिस्सा राशिद की बल्दिया का भी था। तो इन्हों आके बैठे, आप फोटो देखो, आप टोली चौकी के पास एक बड़ा इनाग्रेशन हुआ तो गोपीनाथ भी बैठे हुए उसमें। ये काम मजलिस ने करवाया। फिर आप बोलेंगे रूलिंग पार्टी का ही होना, तो मलकपेट में अहमद बलाला हमारे एमएलए हैं। टीवी टावर के पास गवर्नमेंट के पुराने क्वार्टर्स थे, पूरी ज़मीन खाली थी। हम लोग 3-4 साल मेहनत किए, उसके फ़ोटो निकाले, ड्रोन से बताए कि इतने एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। गवर्नमेंट से बात करें, 3.5 साल बहुत मेहनत की उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। और वहाँ पर टीवी टावर के पास 1100 करोड़ का आईटी टावर आ रहा है। 1100 करोड़ का 1.5-2 साल में काम मुकम्मल हो जाएगा। अब वो आईटी टावर आएगा तो उसमें कई लोगों को ना सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर में महारत रखते हैं, जो स्टार्टअप खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर का अपना काम कर सकते हैं। वहाँ पर रूलिंग पार्टी में नहीं है, हम काम करवाए वहाँ पर। आप बोलेंगे और क्या कराए, आप जाकर देख लीजिए, चार मीनार के पास एक पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पर हमने 40 करोड़ का एक पार्किंग लॉट का काम शुरू करवाया। काम कराने का तरीक़ा आना, और उसके लिए सबसे बड़ी काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, उस एक जज्बे की ज़रूरत है कि भाई जिस आवाम ने मेरे लिए खड़े होकर वोट दिया, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे पूरे पार्लियामेंट के हलक़े में, हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलक़े में 82 बस्ती दवाखाने हैं। 82। ये हमारे मुखालिफ इनको नहीं मालूम, समझते शेरवानी खड़े होकर तकरीर करा तो लोग खुश होकर वोट डाल देते। काम करवा रहे हम लोग। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन जब आप अपने घर से निकलेंगे, एक अच्छा फ़ैसला लीजिए और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को वोट डालिए। अब आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, सब बोल दिए, अब जुबली हिल्स के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है। मैं पहला जलसा किया था तो वहाँ पर एक नौजवान जलसे में मिला। कहाँ था वो पहला जलसा अपना? हाँ, फातिमा नगर में था। तो शायद उन्होंने कांग्रेस का नज़र आए मेरे को। आप सबको बोले मगर आप क्या कर सकते, मेरा दूसरे जलसे में आओ, बताता हूँ तुम्हारे को। तो यहाँ पर देखिए आप, एर्रागड्डा में
तालीम के मैदान में आप ले लीजिए, एर्रागड्डा डिवीज़न में कई मसले मसाइल हैं, इस पूरी लिस्ट बना के रखा मैं। शेखपेट का एर्रागड्डा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उसकी अलहदा बिल्डिंग होना, बस्ती दवाखाना भी उसमें काम कर रहा नहीं कर रहा। एमएलए साहब नहीं करा सकते थे ये, वो नहीं कराए उन्होंने। फिर एक प्राइमरी स्कूल उर्दू है, उसमें भी वही मसला है। फिर आपके यूसुफगुड़ा में प्राइमरी ZPHS उर्दू मीडियम स्कूल है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है। ऐसा पूरा हर वार्ड का, वेंगल राव नगर में हॉस्टल है, SC हॉस्टल है, वहाँ पर स्ट्रेंथ के मुताबिक स्टाफ नहीं है, नई गेट होना, तनब्बियाँ होना, एक एक चीज़ हम बना के रखे हैं। फिर आप सेहत के मामले में देख लीजिए, एर्रागड्डा प्रेम नगर में बस्ती दवाखाना है, डॉक्टर साहब बराबर दवाखाने को नहीं आते, स्टाफ की कमी है, अस्पताल में पानी की कमी है, मेडिसिन्स नहीं है, ये हम बना के रखे। फिर नेताजी नगर में बस्ती दवाखाना है, हमेशा लाइट बंद रहती, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, और फिर अतराफ तमाम लेबर लोग रहते, साफ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, इंजेक्शन्स की कमी है, कॉटन और आयोडीन नहीं है, एक एक चीज़ हम बना के रखी यहाँ पर। फिर फातिमा नगर में बस्ती दवाखाना है, बस्ती दवाखाने के सामने कचरा फेंकते, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, और शराबियाँ वहाँ बैठकर तंग करते लोगों को, पेशेंटों को। ये एक एक चीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना के रखी। पानी का मसला है, ये भी MLA साहब की जिम्मेदारी है। नेताजी नगर में गंदा पानी आता, नई पाइपलाइन डालना था, MLA साहब नहीं करवाए। फिर आपके नटराज नगर, सुल्तान नगर में बाज़ जगहों पर पानी साफ़ नहीं आता, और पानी बहुत 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए आता है। ये एक एक लिस्ट, कामों की लिस्ट मनलिस्ट बना के रखी है। फिर आप आ जाइए कचरे की, सैनिटेशन की बात, पब्लिक टॉयलेट की बात। प्रेम नगर में पब्लिक टॉयलेट नहीं है, नेताजी नगर में AG सेंटर है, पब्लिक टॉयलेट है, मगर उसकी रिपेयर करवाना है। बताने का मकसद ये है कि मजलिस एक प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप राशिद फराज को कामयाब करिए। ये पूरे जो एक मसाइल की लिस्ट है, पीने के पानी की, ड्रेनेज की, बस्ती दवाखाने की, इलेक्ट्रिसिटी की, कचरा कहाँ जमा हो रहा, बाज़ाब्ता मैं एक टीम को लगाकर आज से 1-1.5-2 महीना पहले तैयार करके रखा हूँ। काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए अगर आप यहाँ से मजलिस के MLA को 30 नवंबर के दिन वोट डाल के कामयाब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आप बोलेंगे और एक वजह बताओ मजलिस को वोट डालने की। दो सबसे अहम वजह है, गोपीनाथ फोन उठाता आपका नहीं ना, अब इनू आए कांग्रेस के, फोन उठाते उन्हों, आप कभी करे फोन उनको, नंबर भी नहीं मालूम। तो अब दोनों है सामने, दोनों को अगर आप कॉल करें रात के 11:30 बजे, अजी साहब पुलिस आके तंग कर रही मंडी वालों को, कोई बोलेंगे अजी साहब एक्सीडेंट हुआ, दवाखाने में कुछ कराओ, तो उनके पास से आवाज़, फ़ोन करते कि आवाज़ आएंगी, मीरू कॉल चेस्तुरा नंबर प्रस्तुतम स्विच ऑफ चियबंडी उंडी। क्या आवाज़ आएंगी उधर से? गोपीनाथ को कॉल करे तो क्या था, मीरू कॉल चेस्तुना नंबर प्रस्तुतम स्विच ऑफ चियबंडी उंडी। अब कैप्टन को, आप क्रिकेट प्लेयर को फ़ोन करो, उन्हें बोलेंगे, उनके पास से भी आवाज़ आएंगी, मीरू कॉल चेस्तुना नंबर प्रस्तुतम स्विच ऑफ चियबंडी उंडी। आप किसको करेंगे? राशिद फराज को रात के 12 बजे फ़ोन करो। खैर वो दूसरा गोपीनाथ का तो मामला अलग है, बेचारे 6:30 के बाद, समझे ना। राशिद फराज वैसा नहीं है, राशिद फराज 24 आवर्स तैयार रहता आपकी खिदमत के लिए। तो मेरी आप तमाम से बुज़ुर्गों से, माँ और बहनों से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और एक वजह मजलिस को वोट देने की यह है
कि आपका एक लीडर बनेगा, आपका एक लीडर बनेगा, जमीन से निकला हुआ है। राशिद फराज कोई खानदान से नहीं आया, आप ही की तरह एक मामूली खानदान का आदमी है। जब राशिद फराज कामयाब होगा तो आप अपनी लीडरशिप को बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं वो कांग्रेस में भी है ना, वहां लीडर नहीं बनते, वहां गुलाम बनते, वहां लीडर बनने नहीं देते, सबको गुलाम बना के रखते। कैसा रहता वो खिलौना, चाबी देते कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम, फिर बंद, फिर चाबी देते, उन्होंने पैसे ले लिए, फिर बंद। जहां बोलना है वहां नहीं बोलते ये लोग। पार्लियामेंट में मैं देख चुका हूं, ये जितने कांग्रेस के जितने एमपीज हैं, राज्यसभा के, उस लोकसभा के, ओवैसी साहब कब है तकरीर? मैं बोला आपको क्या मतलब? नहीं हम सुनना चाह रहे हैं। बोला आप क्यों नहीं बोलते? आपको मालूम ना हमारी पार्टी। तो मेरे अजीज दोस्तों, लीडर बनाओ। कब तक वोट डालने वाले बनोगे? वोट लो आज आप। अगर आप वोट लेंगे तो आपकी ताकत दिख कर आएगी। आप खाली वोट डालते रहेंगे तो आपकी अहमियत नहीं है। जब आप वोट लेना शुरू करेंगे तो सब डरेंगे आपसे। आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों है? ना मैं उनका कुछ लिया ना वो मेरा कुछ लिया। उनको दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि ये शख्स उस सोई हुई लोगों को उठा रहा है और उनको बता रहा है कि तुम वोट लेना शुरू करो, तुम्हारी ताकत दिखाओ। जब तुम हजारों में वोट लोगे तो इनको परेशानी हो जाएगी, ये क्या हो रहा है। यही तो दुश्मनी है मुझसे, यही तो मुखालिफत की वजह है, यही तो गालियां दी जाती हैं। कोई दिन नहीं जाता तेलंगाना का इलेक्शन किसी मुद्दे पे नहीं हो रहा, खाली आपके दूल्हे भाई पे हो रहा है। मोदी आ रहे मेरे को गाली, योगी आ रहे मुझे गाली, अमित शाह आ रहे मुझे गाली, राहुल आ रहे मुझे गाली। अब तो उनकी बहन भी मेरे को पीछे पड़ गई। नहीं क्यों कम सीट खड़ा करे आप? अरे मैं क्या तुम्हारे से पूछ के खड़ा करूं? कल राहुल तकरीर में बोल दिए, मीडिया वाले मुझे बताए कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। मेरे को बोले आप क्या बोलेंगे? मैंने आ जाओ जलसे में, कल मैं बोलूंगा सईदाबाद में। मैंने बोला मोदी के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी वालदा इटली से आई। और मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल है। उन्होंने जहां खड़े होते जिता देते हैं उनको। उन्होंने पार्टी के प्रेसिडेंट थे 2019 में। मैं 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमने बीजेपी को हराया। इम्तियाज जलील औरंगाबाद 19 साल के शिवसेना के एमपी को कांग्रेस ने हराई। इम्तियाज जलील और मजलिस के अवाम ने हराया। किशनगंज बिहार एक ही सीट कांग्रेस जीती बिहार में, मजलिस लड़ी वहां पर। 3 लाख वोट मौजूदा एमएलए मजलिस के और सदर अख्तरुल ईमान लिए। 3,25,000 नीतीश कुमार 3.5 लाख कांग्रेस के एमपी लिया। मैं 3 सीट लड़ा मगर मुझे गाली। राहुल गांधी की क़यादत में 500 लोकसभा, करीब 500 लोकसभा की सीट लड़े, 55 जीते। कोई नहीं बोलता कि तुम्हारी वजह से मोदी जीता, मगर ओवैसी पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवैसी लीडर बना रहा है। ओवैसी कह रहा है कि नारों से ताकत नहीं दिखती, वोट हासिल करने से ताकत दिखती है। मसाइल के हल पार्लियामेंट असेंबली में तय किए जाते तो तुम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ। यही तो पूरा झगड़ा है, यही तो पूरा झगड़ा है, यही तो पूरा झगड़ा है। जब देखो जब हम पे गाली, हम पे इल्जाम, अब तो दोनों मिलके दे रहे हैं। मोदी भी बोल रहे हैं, आ गए हैं मोदी यहां पर, पूरा बीजेपी आ गई। अब वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आया, हम मौका मिला तो नाम बदल देते। अरे क्या है रे भाई, क्या कपड़े उतारे सा नाम बदलते क्या हैदराबाद का है? तुम कभी नहीं कर सकते, तुम्हारा ख्वाब रहेगा वो। हैदराबाद नाम है और नाम रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद नाम बदल देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। बीजेपी के नापाक अज़ाइम रिजर्वेशन निकाल देंगे। मुसलमान के नाम नहीं मिल रहा, मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन, झूठ बोल रही है बीजेपी।
मुसलमानों में हर मुसलमान को नहीं मिलता, जो मुसलमानों में बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या प्रोग्राम है? इनका उम्मीदवार है, 5 साल मुरादाबाद के एमपी थे, उनकी पार्टी उनको नहीं दी टिकट। अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार एमएलए एमपी अच्छा काम करता तो टिकट देते ना उसको। इन्हों कुछ भी नहीं करे, उनको मालूम था, इनको ही नहीं दिए। अब इन्हों आके बोले नहीं नहीं मैं बहुत करा। अरे क्या बहुत करे आप? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन बनाए मालूम आपको? इनको केटी रामाराव बनाए, अपने ऑफिस में बिठा के मोहतरम को बनाए। अब इन्हों आके मेरे को उंगली दिखा रहे, मेरे को हराने को खड़े हुए। अरे तुम होते कौन जी? तुम्हारे से 56 सियासतदान को देख चुका हूं मैं। तुम बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हो, मगर सियासत में तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, मेरे को हराने को उन्होंने बोले। अरे तुम्हारे को केटी रामाराव बनाया ना प्रेसिडेंट, क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो बन गए मोहतरम, मगर इनके दौर में आप पूछो कोई गरीब बच्चा क्रिकेट खेलता तो उसको बुला के पूछना, बेटा बोल क्या तेरे से नाइंसाफी हुई? नहीं। क्रिकेट टीम में, रांची की टीम में, अंडर 19, अंडर 25 टीम में आने को पैसे लिए जाते थे 20 लाख, खेलने के लिए 25 लाख। अरे जो खेल के मैदान को नहीं छोड़ा वो जुबली हिल को क्या करेंगे आप सोच लो। जुबली हिल्स को क्या करके रख देंगे आप सोच लो। और इन्हों खुद एक गरीब खानदान से भारत के कैप्टन बने, 99 टेस्ट खेले। अगर आज वो खेलते तो कुछ भी नहीं खेलते। ये काम हुआ और इनके ऊपर 4 एफआईआर दर्ज है। करप्शन के कोई सियासतदान या गवर्नमेंट नहीं करी। जस्टिस एल नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बोलने पर सीओ ने इन पर केस बुक किए। इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लेके है, अभी बोलते नहीं आपको। और कांग्रेस पार्टी क्या है बताओ आप? कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? नहीं हम वो दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। तो क्या होगा? आप जा रहे हैं, नहीं हम ये दे रहे, हम ये दे रहे, हम वो दे रहे, हम वो कर देंगे। ऐसा है। मामू भी बोले मैं 400 में देता हूं सिलेंडर, बोले ना। तो राहुल बोले मैं 500 में देता हूं। राहुल बोले मैं 2500 औरत को देता हूं पेंशन। तो मामू बोले मैं 5 साल में 5000 कर देता हूं। समझे ना आप? तो अकबर की एक तकरीर थी असेंबली की, बहुत पुरानी। उस तकरीर में उन्होंने अच्छा कहा ये मौजूदा सिनारियों के बारे में। क्या था वो? 2 सियासतदान थे, 2 पॉलिटिशियन थे। एक फेंक रहा था, फूल फेंक रहा था उन्हें। एक बोला मेरे बाबा जो है ना सुबह में निकलते तो जहां जमीन दिखती वहां बीज डालते, बीज डालते, बीज डालते, चले आते, चले आते वो दूर। उन्हें वापिस आए अब तक फसल खड़ी हो जाती। इन्हें बोला क्या लंबी फेंका भाई, मेरे को भी फेंकना है अब। बोले तुम्हारे बाबा क्या करते? बोला हमारे बाबा क्या करते, जानी मियाँ के घर की छत पे खड़े होके गोपीनाथ के घर पे तारे को बंबू से खींच के ला लेते। फिर उनका दिल नहीं भरा तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के फ्लैट से खींच के उसको बंजारा हिल पे लाते। दूसरा बोला अरे ये कहां रखते हैं बंबू? तो तेरे बाप की जमीन पे रखता हूं मैं। ते पब्लिक को बस बोलो बोलो। गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे भाई ये सब हम ये देंगे, हम वो देंगे, उसके बाद बेचारा गरीब। आप और एक सुनो, मोदी क्या बोले थे 14 में? भाइयों बहनों 15 लाख, 15 पैसे आए आपके अकाउंट में? बोले थे नहीं बोले थे? बोले थे ना 15 लाख। अब बेचारा गरीब लेबर उन्हें बोलेंगे और सर पकड़ के ओ माँ कितने सिफर रहते उसमें। अब इंतजार में है, चलो 14 है ना, 15 आएगा, 16 आएगा, 17, 18, 19 भी आ गया। तो 19 को समझा चलो कुछ देंगे। उन्होंने बोले मैं चौकीदार। उन्हें बोला भारत मेरे 15 लाख, चौकीदार कहां देंगे 15 लाख? अब ये मजाक है, गरीबों से मजाक है ये। 15 लाख नहीं दिए। फिर मोदी और एक बोले थे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। आप बोल रहे हैं 24 के इलेक्शन से पहले 15 लाख नौकरी दूंगा। मेरे भाई समझो इन लोगों को,
मजलिस को आप मजबूत करो, पूरे गवर्नमेंट के स्कीम काम करवाएंगे और उसके लिए आपको जुबली हिल्स की जनता आवाम के लिए एक फाल और हरकियाती एमएलए की ज़रूरत है। तो मेरी आप तमाम से दवन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन पोलिंग बूथ को जाइए, इलेक्ट्रल कार्ड है लेके जाइए, अगर नहीं है तो डरिए मत। अच्छा, चिट्ठियाँ आ गए घर पे, चिट्ठियाँ आए घर पे, आ रहे चिट्ठियाँ घर पे आ रहे आप लोगों के, आ रहे ना? तो चिट्ठियाँ इलेक्ट्रल कार्ड नहीं है तो परेशान मत होइए, आधार कार्ड तो है ना, आधार कार्ड सबके ने है ना, हाथ उठाओ। बस अब क्या है, खाली जाके पतंग पिला के खींचना है उसमें। आधार कार्ड लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक पे फोटो है, ऐसे 8-9 दस्तावेजात है। ज़रूर जाइए पोलिंग बूथ को, सुबह सुबह जाके वोट डालिए, उसके बाद नाश्ता करो। हमारी बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारी बेटियों को तंग मत करो, सुबह सुबह नाश्ता बनाओ बोल के। एक दिन जाओ मियाँ, अपने वालिद को लेकर जाओ, पोलिंग बूथ को जाओ, सुबह सुबह जाके वोट डाल के आ जाइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जुबली हिल्स को आपकी अच्छे उम्मीदवार की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे और हमारे राशिद फराज को अल्लाह यहाँ का नया एमएलए बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।